हर फील्ड में इंडिया डेवलप कर रहा है। रोड इनिशिएटिव में, रोड नेटवर्किंग में भारत चाइना को क्रॉस कर चुका है, सेकंड नंबर पे आ चुका है रोड इनिशिएटिव में। हमें लगता है कि हम हेल्थ के दिशा में पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में देख सकते हैं हमसे विकसित देश की स्थिति बहुत खराब थी, चाइना भी था, फ्रांस भी था, बट हमने चीज़ों को बहुत हद तक संभाला। अगर हम इतिहास उठा के देख लें 2014 से लेकर 2023 तक का, बहुत आसानी से सारे बिल पास हुए हैं। जैसे आप देखिए 370 बहुत बड़ी बात थी, बहुत आसानी से हटा दिया। एक गृह मंत्री ने खुलेआम आपको कैसे चैलेंज किया कि हम हटाएंगे, हटा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं इसे नहीं मानता कि गवर्नमेंट सर्विस को ही आप ना मिलने को ही अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सरकार का काम ये नहीं है कि सबको रोजगार देना, और हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार पर डिपेंड हो जाए। जी, क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप जी, ये बताइए, विकसित भारत 2047 का नारा जो है, संकल्प है, प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर चल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? उन्होंने इसको देखते हुए कहा कि यही समय है, सही समय है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है? सर, वो उनका कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य तो ये है क्योंकि इंडिया इससे पहले डेवलपिंग पे इतना ऊपर कभी नहीं पहुंचा है। हर फील्ड में इंडिया डेवलप कर रहा है। जैसे आप सबसे पहले बात करेंगे तो राजस्थान में पॉपुलेशन रेशियो को कंट्रोल करने की स्कीम निकाली दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगा दी है। ऊपर से दूसरी चीज़ देखी जाए तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट में बहुत आगे निकल रहा है, धीरे धीरे जो पहले के जो रिकॉर्ड्स है उसे धीरे धीरे वो पॉजिटिव में लेके आ रहा है। इसलिए मोदी जी ने ये समय वाकई सबसे अच्छा समय माना गया है, पॉलिटिकली भी, साइंटिफिक भी। तो जैसा कि जब सुझाव मांगा गया नागरिकों से, बहुत सारे नागरिकों ने भेजा भी, इस पर अवार्ड भी रखा गया है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे प्रथम स्थान। तो आप विकसित भारत 2047 को किस प्रकार देखते हो? आप क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए, विकसित भारत 2047, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, 2047 ही क्यों रखा गया, तो हम साफ सीधी बात है कि 100 साल पूरे होंगे हमारे देश की आज़ादी को। और दूसरी बात, आपने जो पहला प्रश्न हमारे साथी से पूछा कि ये सही समय क्यों है, मैं उसका उत्तर पहले देना चाहूँगा। देखिए, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा हाथ रहता है, वो रहता है किसी भी सरकार का। और आप अगर भारतीय राजनीति के इतिहास को उठा के देखते हैं, जो आज की भारतीय राजनीति है या कोई सरकार है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास स्वयं इतनी सीटें हैं कि वो अपने फैसले अगर कोई लेती है तो वो बहुत आराम से, अगर हम इतिहास उठा के देख लें 2014 से लेकर 2023 तक का, बहुत आसानी से सारे बिल पास हुए हैं। और यहीं अगर गठबंधन की सरकार होती तो देखिए, हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। हो सकता है कि जिसके साथ उसका गठबंधन, उसका विचारधारा उससे ना मिले, तो हो सकता है कोई बिल पास ना हो पाए। जैसे आप देखिए 370 बहुत बड़ी बात थी, बहुत आसानी से हटा दिया। एक गृह मंत्री ने खुलेआम आपको कैसे चैलेंज किया कि हम हटाएंगे, हटा दिया। रही बात हमारी यूथ की, क्योंकि देखिए यूथ ही सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा यूथ जो है, पूरा यूथ जो है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वो एक सही दिशा में नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आप देख रहे हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो किस तरीके के विकास की बातें करते हैं। आप एलविश यादव, ये शायद कल परसों का एक मुद्दा हुआ है, बहुत बड़ा यूथ उनके पीछे भाग रहा है। देखिए, ये चीज़ गलत है। हमारे सरकार को ऐसे नियम लाने चाहिए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरीके के बदलाव होने चाहिए, जिससे यूथ को एक चीज़ फील हो कि भारत के अंदर ही उनके पास ऐसे अवसर हैं जो कि वो हर फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। अभी आप डेवलपमेंट नेशन की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट नेशन कुछ फैक्टर से बनते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर होता है अपनी इकोनॉमिक वैल्यू, वो कैसे अपनी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सर, इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करने के लिए पहले तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहला रीज़न है सर, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन के अभी माध्यम से भी देखेंगे तो जो अभी 9 दिसंबर 2023 को जो अभी रेट आया है, जो मतलब इंडेक्स आया है, उसमें अभी अनएजुकेशन में बिहार सबसे टॉप पे है। बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश अभी टॉप पे है। सो सर, इस चीज़ को हमें सुधारना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे प्लस पॉइंट हैं, उसके अलावा अगर देखे जाएँ तो नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू को देख करके हमें आगे बढ़ना है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो ही रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हद से हद तक पॉपुलेशन पर अनएम्प्लॉयमेंट टिका हुआ है। अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो हम जो हमारी एजुकेटेड जो सोर्सेज हैं, जो हमारे मटेरियल्स, वो हम ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मटेरियल्स है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है अब। जिसके हिसाब से मेरे को लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का सब बढ़ने का मेन रीज़न यही है। मैं इसे नहीं मानता कि गवर्नमेंट सर्विस को ही आप ना मिलने को ही अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, चाइना में गवर्नमेंट सर्विस इतनी नहीं है, बट चाइना के खुद के पास अपने इतने पावर्स प्लांट हैं जिसकी वजह से वो सबको इंप्लीमेंट दे पा रही है। तो इंडिया को पहले अपनी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा। दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा है हम खुद ही बनाएं। बाकी जो चीज़ें बाहर से आके हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो हम उनके अधीन ही हैं, उनके अधीन ही हमें वर्क करना पड़ रहा है। उन्हीं के पावर प्लांट्स में हम लोग अपने क्योंकि इंडिया के पास चीप लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग अपने लेबर्स लगा के उनके यहाँ वर्क कर रहे हैं, जिसका प्रॉफिट हमें तो मिल रहा है, पर हमसे ज़्यादा बाहर वाली कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रही हैं। ये चीज़ें सुधार के हमें अपने अंदर इनबिल्ड करनी होंगी, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट जो भी है। प्रधानमंत्री जी बहुत छोटी छोटी बातों का जिक्र किया जब उन्होंने संकल्प यात्रा की बात करी,
उन्होंने रेड लाइट जंप करने को उन्होंने मेंशन किया, बिजली बचाने की स्विच ऑफ करने तक की बात की। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसकी कीमत कि क्या होगा, और नागरिक का जो चेतना होती है उसको जगाने की वो कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग कर रखा है कि सेव नेचुरल रिसोर्सेज, सेव वाटर्स, ड्रॉप ऑफ वाटर प्रधानमंत्री का बहुत पहले का स्लोगन सही है। ये यूज़ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर अगर हम इसका आज गलत यूज़ करेंगे तो हमारे जो आने वाला यूथ है, जो हमारे यंग वंस जो आने वाले हैं, उनको ये चीज़ देखने को भी नहीं मिलेगी। सेव ट्री, सेव ट्रू, ये बहुत पहले स्लोगन्स उठाए हैं और आजकल के जो यूथ है उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्योंकि आजकल यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे मेरे भाई ने बताया अभी आपको। तो आजकल का यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत गलत गलत लोगों से वो चीज़ सीख रहा है। मतलब उसको अपने हीरोज़ जो रियल हीरोज़ हैं उनको ना देख करके आजकल नॉर्मल यूट्यूबर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे इसमें कहने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने यूथ के जो मेंटेलिटी है उसे मोड़ना चाह रहे हैं। यूथ की मेंटेलिटी को वो सक्सेस की ओर पे लेके जाने, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें मोड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्लस पॉइंट बात ये है कि हमारा जो लीडर्स है देश का, वही सारे बारीकी पॉइंट समझ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, जो डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल क्रिएट करेगा। विदेश नीति को आप कैसे समझ रहे हैं? क्या वर्तमान सरकार इसमें सफल हो पाई है? सर देखिए, विदेश नीति की अगर बात करूं मैं, तो मैं पहली बार ऐसा मानता हूं कि जो एक पोर्टफोलियो है जैसे विदेश मंत्रालय, वो एक सच में एक डिजर्विंग आदमी को दिया गया। सर जयशंकर साहब जो कि खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनको ऑब्वियस ही बात पता है कि डिप्लोमेसी करी कैसे आती है। अब विदेश नीति जो है पूरी डिप्लोमेसी पे ही निर्भर होती है। अगर आप कुछ समय पहले जाएं तो जो भारत की छवि थी विदेश में, और आज जो है, अभी शायद आज की मैंने अपडेट पढ़ी तो जो यूक्रेन और रशिया वाला जो विवाद चल रहा था उसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होने की कहीं संभावना जत रही थी, जो कि पीएम के हमारे इंटरफेरेंस के बाद वो रोकी गई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आपने बोला कि जैसे सरकार क्या सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, गुरुजी देखिए, सरकार का काम ये नहीं है कि सबको रोज़गार देना, और हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार पर डिपेंड हो जाएं। देखिए, हम सब एक परिवार जैसे हैं। जैसे हमारे पिता हैं, पिता को हम मान सकते हैं कि सरकार है और हम उनके बच्चे हैं। हमारा भी कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ पिता हमारा कर्तव्य पूरा करते रहे और हम एक बेटा होकर अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और हम विकास कर जाएंगे, तो नहीं, हम दोनों को एक दूसरे का हाथ मिला के चलना होगा। जैसे कि अगर आप देखिए, अभी एक आंदोलन हुआ, रोडें ब्लॉक हो गई, सब कुछ हुआ, तो उसमें नुकसान देखिए सरकार का हो रहा है। इनडायरेक्टली हम नुकसान अपना ही तो कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जला रहे हैं, पब्लिक चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आज भले हम विद्रोह में हम उस चीज़ों को यूज़ नहीं करें, 3 दिन बाद हमें उसी बस से चलना है, लेकिन हमने वो बस तो जला दी, तो नुकसान किसका हुआ? हमें ये चीज़ भूलनी होगी कि सरकार के जेब में जो पैसा है वो सरकार का नहीं सर, जो सरकार की जेब है और आपकी जेब है वो एक ही है। बस उसकी दिशा जो है ना वो अलग अलग, कि आप इस दिशा से हाथ डालते हैं, सरकार उस दिशा से हाथ डालती है। तो विकसित भारत के लिए हम दोनों को एक ही जूते में पैर डालना होगा और एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। ऐसे कौन सा योजनाएं हैं जो भारत लीड कर सकता है आने वाले भविष्य में? आपको कुछ ऐसा क्या आप कहना चाहोगे? जी, आप देखे होंगे कि इंडिया का जो खास कर जो आयुष का जो हमारा खास कर जो मेडिकल का है अपना आयुष, जी आयुष्मान नहीं, आयुष जो हमारा आयुर्वेदिक हो गया, हेलो होम्योपैथिक हो गया, ठीक, एलोपैथी हो गया। तो आप आजकल ये देखें, लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक। इसीलिए आपने कुछ दिन अभी पहले देखा कि जो मेडिकल टूरिज़्म होता है, ठीक, मेडिकल टूरिज़्म इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है, ठीक। तो हमें लगता है कि हम हेल्थ के दिशा में पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले की बात है, हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया, भारत की देन है, ठीक। तो जो पहले हम एजुकेशन में दुनिया को आगे लीड कर रहे थे, फ्रंट पे आगे लीड कर रहे थे, अब हमें लगता है कि शायद हेल्थ के मामले में हम आगे बढ़ के पूरे दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं। जैसे आयुष हो गया हमारा, आप कोरोना के टाइम में देख सकते हैं, हमसे विकसित देश की स्थिति बहुत ख़राब थी, चाइना भी था, फ्रांस भी था, बट हमने चीज़ों को बहुत हद तक संभाला। क्योंकि हमारी जो भारत की जो एक लाइफ स्टाइल है, आप और जितने भी वेस्टर्न कंट्री चले जाइए, उनसे हमारी लाइफ स्टाइल कहीं भिन्न है, जिसकी देन है कि मतलब हमारी जो एक इम्यून सिस्टम है या फिर हमारे जितने भी ओल्ड प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, आप उसको उठा के देख लेंगे तो आज के टाइम उसके रेलेवेंस कहीं ज़्यादा है। मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर उसको हम और अच्छे से दुनिया के सामने ला पाएँ, ठीक, तो उससे कहीं ना कहीं एक पूरे विश्व को एक कल्याण भी होगा और कहीं ना कहीं हम फोर फ्रंट में चल के लीड कर सकते हैं। देखिए सर, भारत लीडिंग में अगर देखा जाए तो भारत अभी धीरे धीरे बहुत चीज़ों में आगे निकल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे हम लोगों ने अब विकसित भारत की बात ही कर रहे हैं तो हमने सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट बच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर चीज़ देखी जाए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। फर्स्ट एग्जांपल में अगर आपको दूं तो हरियाणा में
हरियाणा 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन चुका है भारत। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर मैं आऊँ तो रोड इनिशिएटिव में, रोड नेटवर्किंग में भारत चाइना को क्रॉस कर चुका है, सेकंड नंबर पे आ चुका है रोड इनिशिएटिव में। 7 लाख कुछ किलोमीटर स्क्वायर्स की रोड बन चुकी है। मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, बट अमेरिका के बाद अब भारत का नाम आ रहा है रोड इनिशिएटिव। तो भारत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इनिशिएट कर रहा है। अब यूपीआई भी देखेंगे तो सारा फॉरेन तक पहुँच चुका है। यूपीआई भी अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त कर चुका है। सो भारत देखा जाए तो भारत अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ साथ अपने वीक पॉइंट को भी सुधारना पड़ेगा। अगर अपने वीक पॉइंट को नहीं सुधारेगा सर, तो फिर ये इस चीज़ और इस टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं बनता है।